हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लेकर आए हैं। इसका मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल थर्ड मॉड्यूल का नाम क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि संचार कौशल से आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। संचार कौशल जो हमारा थर्ड मालूम यानी इकाई है। इकाई कौन सी है? ये इकाई थर्ड है, ठीक। इससे हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये एम्प्लॉयबिलिटी है। और किसके लिए? आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, सभी ट्रेड के बच्चों के लिए, ठीक ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड के बच्चों के लिए सेम ही आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कैजन का अर्थ है, यानी कैजन का क्या अर्थ है, ऐसे समझ के लिख दीजिए। कैजन का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि आत्म अनुशासन, सेकंड ऑप्शन है निरोधक अनुरक्षण, थर्ड ऑप्शन है सुलझाना, फोर्थ ऑप्शन निरंतर सुधार। तो जो कैजन है ना, कैजन का अर्थ होता है कि निरंतर सुधार। मतलब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर देंगे? निरंतर हम सुधार करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। चाहे एग्जाम देकर या प्रैक्टिस करके हम जैसे पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हमारे नंबर अच्छे आने लगते हैं। तो ये निरंतर सुधार कैजल का अर्थ हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुनें। मान लीजिए कहीं समूह में चर्चा हो रही, आप पहुंच जाते हैं उस चर्चा में, तो कहते हैं क्या व्यंजक है? क्षमा करें। यानी अंग्रेजी में देखेंगे तो वो लिखा है कि एक्सक्यूज मी, ठीक। अगर कोई चर्चा हो रही, समूह में बात कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पहुँच रहे हैं और कहते हैं क्षमा करें यानी एक्सक्यूज मी, तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक, तो इसका मतलब होता है बाधा डालना। सेकंड ऑप्शन का सहमति जताना, थर्ड ऑप्शन है कि सारांश, फोर्थ ऑप्शन का एक बिंदु पर जोर देना। तो देखो, कहीं पर जब बात चीज़ हो रही हो, मुझे कुछ पूछना हो या किसी बारे में बात करनी हो, तो हम यही कहते हैं ना एक्सक्यूज मी। तो इसका मतलब जो समूह चर्चा है उसमें हम पहले बाधा डाल रहे हैं, इसलिए पहले से हम क्या कर रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं, ठीक, कि क्षमा कीजिएगा, मैं यहाँ कुछ बोलने वाला हूँ, ठीक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यानी एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें बिना शब्दों के उपयोग, यानी शब्दों की क्या ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। ऐसा संचार जिसमें शब्दों की ज़रूरत ना पड़ती हो, उसे क्या कहते हैं? ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मौखिक संचार। क्या मौखिक संचार में शब्दों की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? बताइए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है शब्दों का उपयोग नहीं करना, तो मौखिक संचार में शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड ऑप्शन कहता है सचित्र संचार का मतलब होता है जिसमें चित्र बने हुए हों, ठीक। तो इसमें भी शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है लिखित संचार। क्या लिखित संचार में शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती? लिखित संचार में तो शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। मान लो हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिख रहे हैं, राम श्याम, तो ये क्या संचार तो है, लेकिन इसमें शब्दों की जरूरत पड़ रही है, तो ये भी लिखित संचार क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन कहता है अनकहा संचार, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें शब्दों की जरूरत ना पड़े, उसे बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें शब्दों की जरूरत पड़ती है, ठीक। देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? अनकहा संचार, जैसे कि हम कहीं बात कर रहे हो, ठीक, और कोई पूछ रहा है कि वो सामान कहाँ रखी, तो आप बिना कहे उंगली उठा देते हैं कि वहाँ, यानी उंगलियों का इशारा कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है अनकहा संचार, ठीक। जो बॉडी लैंग्वेज में भी आ जाएगा अनकहा संचार, और इशारे के द्वारा किया गया संचार जो होगा वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण। मान लीजिए कोई कार्य करने जा रहे हैं, ठीक, उसके प्रति समर्पण, बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। समर्पित होने का मतलब क्या होता है? समर्पित होने का मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा तन मन से लगे हुए हैं उस कार्य को पूरा करने में। तो कहता है किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है आत्मविश्वास। क्या कार्य के प्रति जो समर्पण होगा उसको आत्मविश्वास कहेंगे। सेकंड है प्रतिबद्धता, यानी
कमिटमेंट, थर्ड ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन सत्यनिष्ठा। देखो आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद के अंदर जो विश्वास होता है उसको बोला जाता है आत्मविश्वास, तो ये पहला ऑप्शन हो गया कैंसिल आउट। ठीक, समर्पण की यहाँ बात कर रहा है, डेडिकेशन जिसका मतलब होता है। सेकंड है कमिटमेंट, हाँ भाई प्रतिबद्धता, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रतिबद्धता का मतलब होता है कि हम कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता का मतलब होता है कि आप कितने ज़्यादा होशियार हैं, आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है, आप कितना जल्दी निर्णय ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा बुद्धिमत्ता, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा का मतलब होता है कि आप अपने विचार यानी विवेक से देखेंगे कोई भी चीज़ कितना सही कितना गलत, तो ये सत्यनिष्ठा हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है, वही रिपीट क्वेश्चन हो गया। ठीक, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सत्यनिष्ठा, देखो यहाँ सेकंड ऑप्शन है आत्मविश्वास, थर्ड ऑप्शन है प्रतिबद्धता, फोर्थ ऑप्शन है बुद्धिमत्ता। ठीक, देखो यहाँ ऑप्शन केवल चेंज कर दिए, क्वेश्चन वही रिपीट कर दिया गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो जवाब होगा यानी आंसर होगा वो कहाँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अभी यही क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एसएमएस का विस्तार क्या है, यानी एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? ठीक, फुल फॉर्म बताना है। ठीक, तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सिंपल मैसेज सर्विस, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है शॉर्ट मेल सर्विस, थर्ड ऑप्शन है सिंपल मेमो सर्विस, फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो एसएमएस होता है ना, एसएमएस में क्या होता है, मैसेज हम करते हैं, तो देखो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस का फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का अर्थ, यानी एक शब्द बताया गया स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, इसका पूरा नाम पूछ रहा है। ठीक, ये शार्ट में लिखा हुआ स्मार्ट, इसका पूरा नाम पूछ रहा है, एस का मतलब पूछ रहा है। तो देखो हम यहाँ बता रहे हैं, पूरे का बता रहे हैं। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। ठीक, एम का मतलब होता है, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मिजरेबल, इसका मतलब होता है कि मापने योग्य। ठीक, और ए का क्या अर्थ होता है, ए का अर्थ होता है अचीवेबल, इसका मतलब होता है कि प्राप्त करने योग्य। और आर का क्या मतलब होता है, आर का मतलब होता है रिलेवेंट यानी प्रासंगिक। और जो टी है, टी का मतलब होता है टाइम बाउंड, इसका मतलब होता है समयबद्ध। तो जो स्मार्ट है किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक स्मार्ट लाया गया, किसी भी एम यानी लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्मार्ट है। जो स्मार्ट में ये जो एस है, एम है, ए है, आर, टी, इसका पूरा क्या है, पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसमें देखिए एस, यहाँ क्वेश्चन में एस का ही पूछ रहा है, तो इसका देखिए मैंने बताया इसका क्या बताया, ये देखिए इसका ये बताया है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, एस फार होता है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। तो देखिए ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए ये देखिए विशिष्ट लिखा हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम फिर से एक बार देख लेंगे, स्मार्ट का जो फुल फॉर्म होते हैं, एस का फॉर्म होता है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, एम का फॉर्म होता है कि मिजरेबल यानी कोई भी चीज़ मापने योग्य होनी चाहिए। ठीक, यानी कौन से हमारे जो लक्ष्य हैं वो कैसे होने, मापने योग्य हों, उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये मापने योग्य होने चाहिए। ए फार है अचीवमेंट यानी प्राप्त करने योग्य हैं, हम लक्ष्य ऐसे बनाएं जिनको हम प्राप्त भी कर सकें। आर फार है रिलेवेंट यानी लक्ष्य कैसे हों, प्रासंगिक हों, हमारे जीवन से संबंधित हों। ठीक, और लास्ट है टी फार होता है टाइम बाउंड यानी समयबद्ध होते हैं, यानी निश्चित समय में हमको प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये लक्ष्य को पाने के लिए किए गए
स्मार्ट तरीके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाव भाव यानी गेस्चर, नाखून काटना दिखाता है, यानी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अपने दांतों से अपने नाखून को काट रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है। जैसे कोई लड़का बैठा हुआ क्लास में, ठीक है, या कहीं अनजान जगह पर बैठे हुआ है, ठीक, वो अपने दांतों से नाखून को चबा रहा है या काट रहा है, तो उसका क्या अर्थ होता है, यानी वो क्या दर्शाता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन वो उदास, क्या वो व्यक्ति उदास है। सेकंड ऑप्शन है इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा। थर्ड ऑप्शन आत्मविश्वास। फोर्थ ऑप्शन बचाव। तो देखो आत्मविश्वास तो हो नहीं सकता इस तरह के नाखून चबाने वाले, ठीक, तो ये दिखा रहा है असुरक्षा यानी असुरक्षित है, वो अपने आप को उस माहौल से असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए वो अपने दांतों से नाखून को चबा रहा है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फिर इसमें भी गेस्चर की बात, नहीं हाव भाव की बात कर रही। हाथ भाव क्या है, तेज और सीधा चलना, यानी कोई व्यक्ति है बहुत तेजी से और सीधा चलता हुआ जा रहा है, तो वो क्या दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन उदास, सेकंड ऑप्शन बचाव, थर्ड ऑप्शन आत्मविश्वास, फोर्थ ऑप्शन असुरक्षा। तो जो बहुत तेजी से कोई व्यक्ति चलता और सीधा जा रहा हुआ, तो ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी है। आत्मविश्वासी व्यक्ति ही बहुत तेजी से चलता और सीधा चलता है। और सुरक्षा करने के लिए भी क्या मैंने बताया था, नाखून चबाना या काटना। ठीक, जो कोई व्यक्ति अभी इससे पहले जस्ट क्वेश्चन आया था उसमें असुरक्षा है, नहीं कोई व्यक्ति बैठा हुआ वो अपने दांतों से नाखून चबा रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को उस माहौल से असुरक्षित महसूस कर रहा है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हाव भाव यानी गेस्चर कौन ब्रिस्ट इरेक्ट वॉक दिखाता है, यानी कि क्या बताया गया, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है फिर से वही क्वेश्चन, तेज, इसको हिंदी में बोलते तेज और सीधा चलना, यानी कोई व्यक्ति बहुत तेजी से और सीधा चल रहा है, तो क्या दर्शाता है। ठीक, क्या दर्शाता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी यही था बट उसमें हिंदी लिखा हुआ था, इसमें हिंदी नहीं लिखा हुआ। ठीक, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षित है वो व्यक्ति, सेकंड ऑप्शन उदास है वो व्यक्ति, थर्ड ऑप्शन आत्मविश्वास से भरा हुआ वो व्यक्ति, फोर्थ ऑप्शन बचाओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वासी, यानी आत्मविश्वासी जो व्यक्ति होगा वो तेज और सीधा चलेगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लक्ष्यों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि हम कोई चीज़ लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य का मतलब होता है जिसको हम करना चाहते हैं। जैसे तुम ITI, ठीक, जैसे तुम क्या ITI करना चाहते हो, ये तुम्हारा लक्ष्य है, तो तुम क्या करोगे, कैसे बनाओगे, लक्ष्यों को वर्गीकृत कैसे करोगे, ITI करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, कैसे करोगे, किस लिए करोगे, ये चीज़ें लक्ष्य बनाने में सहायक होती हैं। ठीक, तो बताया गया लक्ष्यों को वर्गीकृत किया जाता है। लक्ष्यों को कितने टाइप से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है अच्छा और बुरा। क्या लक्ष्यों को अच्छा और बुरा वर्गीकृत किया जा सकता है? नहीं, लक्ष्यों को अच्छा और बुरे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है भीतरी और बाहरी। क्या लक्ष्यों को भीतरी और बाहरी लक्ष्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? नहीं, भीतरी और बाहरी भी नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है आंतरिक और बाह्य। क्या लक्ष्यों को आंतरिक और बाह्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? नहीं, लक्ष्यों को आंतरिक और बाह्य के रूप में भी वर्गीकृत नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी है यानी 4 अल्पकालिक और दीर्घकालिक। हाँ, लक्ष्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक का मतलब होता है, अल्पकालिक का मतलब थोड़े समय के लिए, दीर्घकालिक मतलब बहुत बड़े समय के लिए, बहुत ज़्यादा समय के लिए। मान लीजिए तुमको ITI करना है, ठीक, ITI करना है तो तुम लक्ष्य बनाओगे थोड़े समय, छोटे वाले क्या, अल्पकालिक वाले क्या कि रोज़ सुबह क्या करना है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, ये छोटे छोटे लक्ष्य होंगे। ठीक, बड़े लक्ष्य कौन होंगे कि एग्जाम पास करना है, ये तुम्हारा बड़ा लक्ष्य हो जाएगा। ठीक, तो लक्ष्यों को 2 टाइप से बांटा जाता है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। क्लियर हो गया ना, लक्ष्यों को कितने रूप से वर्गीकृत किया जाता है? 2 टाइप से, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लक्ष्यों को वर्गीकृत किया था। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया कि रिपीटेड क्वेश्चन कई आते हैं, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो को जरूर देख लिया करिए। इससे कम से कम 70 से 80% तुम्हारे वीडियो क्वेश्चन फंस जाएंगे एग्जाम में। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन कहता है लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन फर्स्ट बड़ा और छोटा लक्ष्य। लक्ष्य कोई छोटे और बड़े नहीं होते हैं।
लक्ष्य लक्ष्य होते हैं, छोटे बड़े लक्ष्य नहीं होते हैं। ठीक, ऑप्शन सेकंड है दीर्घकालिक और अल्पकालिक। हाँ भाई, अभी मैंने बताया लक्ष्यों को दो रूप में वर्गीकृत किया था, एक दीर्घकालिक, एक होता है अल्पकालिक। दीर्घकालिक मतलब होता है लंबे समय के लिए, अल्पकालिक मतलब होता है थोड़े समय के लिए। अल्पकालिक में जैसे कहेंगे कोई चैप्टर पढ़ना हो गया तो ये अल्पकालिक लक्ष्य हो गया। ठीक, पूरे चैप्टर को पढ़ के एग्जाम देना हो गया, ये दीर्घकालिक लक्ष्य हो गया। ठीक, ITI पास करना ये दीर्घकालिक लक्ष्य हो गया। ठीक, और ये जो वीडियो देख रहे हैं ये अल्पकालिक लक्ष्य है। ठीक ना। थर्ड ऑप्शन है थर्ड क्या, महत्वपूर्ण और नहीं महत्वपूर्ण लक्ष्य। यानी ऐसे कोई लक्ष्य नहीं होते हैं, लक्ष्य हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, गैर महत्वपूर्ण कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन कहता है आंतरिक और बाह्य। नहीं, आंतरिक और बाह्य लक्ष्य नहीं होते भाई, प्रेरणा होती है। ये क्या होती है? प्रेरणा होती है। कौन? आंतरिक और बाह्य प्रेरणा होती है, लक्ष्य ऐसे नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आमने सामने संचार। यानी कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए, ये आप बैठे हुए हैं, इसके सामने एक और व्यक्ति बैठा है, तो जो आमने सामने संचार होगा, ठीक, संचार होगा, उसमें बॉडी लैंग्वेज कितना होगा? बॉडी लैंग्वेज, जिसको बॉडी लैंग्वेज बोला जाता है, बॉडी लैंग्वेज कितने % इफेक्टिव होगा? यानी शरीर की भाषा, जैसे हम बात कर रहे हैं तो हाथ उठा रहे हैं, आंखें कैसी हैं, हमारे हाथ कैसे, हमारे होंठ कैसे हिल रहे हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा। ठीक, तो बॉडी लैंग्वेज कितने होता है? फर्स्ट ऑप्शन 7%, सेकंड ऑप्शन 38%, फोर्थ ऑप्शन है 55% और थर्ड लास्ट ऑप्शन है 100%। तो जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो 55% हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है। किसी से हम आमने सामने से बात करते हैं तो 55% एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। हम बात करेंगे, हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो हमारे हाथ कैसे उठते हैं, हमारी बॉडी कैसे मूवमेंट करती, ये बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा। हमारी आंखें कैसी हैं, आई कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आंख से आंख मिलाकर हम बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड होता है। ठीक ना। तो कितना प्रभाव पड़ता है? 55%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आंतरिक प्रेरणा, यानी कौन सा? आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? जो हमारे अंदर से आई हुई प्रेरणा होती है, अंदर से आई हुई प्रेरणा होती है। ठीक, उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। ठीक, और जो बाह्य एक होती बाह्य प्रेरणा, जो बाहरी दुनिया से आई हुई प्रेरणा होती है, उसे बोलते हैं बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा, जैसे तुमको ITI करना है, ठीक, तुमको सब कुछ सीखना है, तो तुम्हारे अंदर से अगर प्रेरणा आई है तो तुम डेली कॉलेज जाओगे, डेली पढ़ोगे, जितना सर बताएंगे उतना होमवर्क भी करोगे और प्रैक्टिस भी करोगे, एग्जामिनेशन भी अच्छे से देखो। ये तुम्हारी आंतरिक प्रेरणा होती है। और बाहरी प्रेरणा क्या होती है? किसी ने बता दिया कि भैया ITI कर लो, ITI करके तुम्हें कंपनियों में जॉब मिल जाएगी, ये तुम्हारी बाहरी प्रेरणा हो जाएगी। या किसी ने बता दिया ITI कर लो, ITI करके डिग्री मिल जाएगी, तो तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी? ये भी बाहरी प्रेरणा हो जाएगी। ठीक, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो क्लियर होगा ना, आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा समझ गए। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा क्या है? ऑप्शन पे चलते हैं। अल्पकालिक, फर्स्ट ऑप्शन, आंतरिक जो प्रेरणा होती है वो अल्पकालिक होती है। नहीं, आंतरिक प्रेरणा अल्पकालिक नहीं होती है, दीर्घकालिक। हाँ, जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो दीर्घकालिक होता है। यानी एक बार तुमने अब मन में विचार कुछ कर लिया, करने को ठान लिया, तो वो काफ़ी दिन तक आप ठाने रहेंगे, दीर्घकालिक प्रेरणा होती है। थर्ड ऑप्शन कहता है पैसे और इनाम के लिए। नहीं, पैसे और इनाम के लिए जो प्रेरणा होती है उसको बोलते हैं बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा, यानी कि तुम ITI पास कर लो, तुमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ये बाह्य प्रेरणा होगी। ये कैसी होगी? ये होगी अल्पकालिक। ये जो प्रेरणा होगी ये अल्पकालिक होगा। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन का सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। नहीं, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बाह्य प्रेरणा होती है। आंतरिक प्रेरणा कैसी होती है? ये दीर्घकालिक प्रेरणा होती है। आंतरिक प्रेरणा हमेशा दीर्घकालिक होती है, और जो बाह्य प्रेरणा होती है वो अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक मतलब जैसे तुमको ITI कर रहे हो तो तुमने कहीं शॉर्ट रील देख लिया, तो उसमें देख लिया कि कोई व्यक्ति है वो अच्छी तरह से इलेक्ट्रीशियन बना हुआ है, फिटरिंग का काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, और या अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो ये बाह्य प्रेरणा हो जाएगी, तुम भी लग गए तुरंत। लेकिन कब तक? कुछ 2-4 दिन तक तुम विद्यालय आओगे पढ़ने, उसके बाद फिर से तुम नहीं आओगे। लेकिन जो आंतरिक प्रेरणा हो जाएगी वो बच्चा विद्यालय डेली आएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि उसे ITI ना कि ट्रेड के लिए करनी है, ना कि डिग्री के लिए करनी है, उसे सीखने के लिए करनी है, उसे सीखने के लिए ITI करनी है, तो वो उसके अंदर आंतरिक प्रेरणा हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना इसके अंतर्गत आता है। यानी जब हम केवल आनंद प्राप्त करने के लिए या जब हम केवल अच्छा लगने के लिए गाना सुनते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है आलोचनात्मक सुनना, यानी आलोचनात्मक सुनने के लिए हम गाना सुनते हैं, या क्रिटिकल लिसनिंग, नहीं आलोचनात्मक सुनने के लिए हम गाना नहीं सुनते हैं। चिकित्सीय श्रवण, चिकित्सीय श्रवण भी नहीं होता है, क्योंकि चिकित्सीय श्रवण में ये होता है कि आपको सुनने के लिए दे दिया जाता है, ठीक। और सराहनीय सुनना, हाँ ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सराहनीय सुनने, मतलब हमको अपने को अच्छा लगने के लिए, जब हम अपने को अच्छा लगने के लिए गाना सुनते हैं तो उसे बोला जाता है सराहनीय, ठीक। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ पे देख लेते हैं व्यापक श्रवण, व्यापक श्रवण भी नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रेरणा श्रेणियों में है, किस श्रेणियों में प्रेरणा है? फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट है आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। सेकंड ऑप्शन है अच्छा और बुरा, सेकंड ऑप्शन क्या है? अच्छा और बुरा। थर्ड ऑप्शन है भीतरी और बाहरी प्रेरणा। फोर्थ ऑप्शन कहता है हाई, ऊंचा और नीची प्रेरणा। देखो प्रेरणा हमेशा ऊंची और नीची नहीं होती है, ठीक, और बाहरी और भीतरी भी नहीं होती है, अच्छी और बुरी भी नहीं होती। हाँ आंतरिक प्रेरणा कैसी होती है, यानी प्रेरणा होती आंतरिक और बाह्य प्रेरणा होती है। तो इसका जो करेक्ट है अभी तुमको बताया, आंतरिक प्रेरणा क्या होती है कि जैसे ITI करना तो हम लंबे दिनों तक टिके रह सकते हैं, लंबे दिनों तक कार्य कर सकते हैं, ये हो जाएगी हमारी आंतरिक प्रेरणा, ठीक। और बाह्य प्रेरणा इनाम के लिए या फिर नौकरी के लिए या शादी के लिए, ये हो जाएगी बाह्य प्रेरणा, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि शोर, गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानियों के अंतर्गत आता है, ठीक। जैसे शोर हो गया, गर्मी हो गई, या ठंडक हो गया, शोर, गर्मी या ठंडक हो गया, ये शारीरिक परेशानियों के अंतर्गत आता है। कैसे? सांस्कृतिक बाधा, संस्कृत बाधा नहीं, ये संस्कृत बाधा नहीं है। संस्कृत में क्या होता है, व्यक्तियों का पहनावा, बोलचाल, भाषा, रहन सहन, ये सब संस्कृत में आता है, ठीक। भाषा भी बाधा नहीं है। भाषा बाधा तक बनती है जब कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है और कोई व्यक्ति उर्दू या मराठी या गुजराती बोल रहा है, तो ये भाषागत बाधा हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन कहता है धारणा बाधा, यानी धारणा बाधा भी नहीं। धारणा क्या होती है? विचार, नज़रिया, उसको बोला जाता है धारणा। जैसे अलग अलग धर्मों का नज़रिया अलग अलग है, ठीक, तो ये धारणा भी भाषा नहीं है। पर्यावरण भाषा, हाँ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण, क्योंकि गर्मी होगी या शोर होगा या ठंडक होगी, ये सब पर्यावरण के कारण होते हैं ना। गर्मी किसके कारण होती? पर्यावरण के कारण। ठंडक किसके कारण होती? पर्यावरण का। शोर भी किसके कारण होता है? पर्यावरण के कारण। ये सब शारीरिक बाधा के अंतर्गत आते हैं, तो ये किसमें? पर्यावरणीय बाधा है, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। यानी जो आवाज़ होती है ना, जैसे देखा नहीं, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तो नहीं सार स्वर होते हैं ना, उसके जो आवाज़ की पिच होती है उसको उठना और गिरना क्या कहलाता है, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि स्वर, नहीं उसको स्वर नहीं कहते हैं। और सेकेंड ऑप्शन कहता है इंटोनेशन, उसको इंटोनेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वर शैली, स्वर शैली, ठीक। इसका स्वर शैली का मतलब होता है जब हम कुछ चीज़ गा रहे हो या कह रहे हो, पिच का ऊपर गिरना और नीचे उठना, ये सब स्वर शैली में आता है, ठीक। सेकंड थर्ड ऑप्शन है व्यंजन, व्यंजन में नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन उच्चारण, उच्चारण भी नहीं है, उच्चारण में स्वर का उठना नीचे गिरना नहीं होता है। तो जो इंटोनेशन होता है यानी स्वर शैली होता है, उसमें पिच का ऊपर नीचे गिरना होता रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। यानी मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोई व्यक्ति कहता है ये चीज़ सही है, कोई व्यक्ति कहता है ये चीज़ गलत है, तो क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रेरणा। क्या इसको प्रेरणा कहते हैं? सही और गलत को प्रेरणा कहते हैं? नहीं, सही और गलत को प्रेरणा नहीं कहते हैं। प्रेरणा उसको कहते हैं जिसके द्वारा हम कार्यों को आसानी से कर सकें, या जो भी हम मन में ठान ले वो काम
पूरे कर सकें, ठीक, कामों को पूरा करने के अंतर्गत प्रेरणा आती है, ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है आत्म जागरूकता। जागरूकता भी नहीं कहते हैं, आत्म जागरूकता का मतलब होता है कि हम कितने जागरूक हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक। थर्ड ऑप्शन कहता है आचार विचार यानी इथिक्स। हाँ, किसी भी चीज़ को गलत है यानी कोई भी चीज़ गलत है या सही है, ठीक, ये एथिक्स के अंतर्गत आती है यानी आचार विचार के अंतर्गत आती है। फोर्थ ऑप्शन लक्ष्य भी नहीं कहते हैं, ठीक। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथिक्स कहा जाता है, ठीक, एथिक्स कहा जाता है। क्या सही है यानी क्या सही और क्या गलत है, ठीक, ये एथिक्स के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भूमिका निभाने में क्या कमी है? भूमिका निभाने में क्या कमी है? क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या कह रहा है? कह रहा है भूमिका निभाने में क्या कमी। इसको अंग्रेजी में देखते हैं। अंग्रेजी में कहता है रोल प्लेइंग, यानी जब कोई व्यक्ति कहीं नाटक करता है, ठीक, तो उसको बोला जाता है रोल प्लेइंग। कभी छोटे छोटे बच्चों को देखा है नाटक करते हुए, जैसे मूवी में नाटक करते हैं, रोल प्लेइंग, ठीक। किसी को राम बना देंगे, किसी को कृष्ण बना देंगे, किसी को क्या बना देंगे, ये रोल प्लेइंग होता है, ठीक। किसी चोर सिपाही भी जैसे खेलते हैं नहीं बचपन में, तो वो भी क्या होता है? रोल प्लेइंग। कोई चोर बन जाता है, कोई सिपाही बन जाता है, ये भी रोल प्लेइंग होता है। तो पूछ रहा है कि रोल प्लेइंग में भूमिका निभाने में क्या कमी होती है? जब हम कोई चीज़ रोल करते हैं तो क्या कमी होती? कमी होने का मतलब नेगेटिव है, ठीक। तो हमको नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मविश्वास बनता है। हाँ भाई, ये पॉजिटिव है, आत्मविश्वास बनता है। हाँ, जब हम कोई रोल प्लेइंग करते हैं, नाटक में कोई किरदार की भूमिका निभाते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास हो जाता है। कैसे? हम पब्लिक में बोल सकते हैं, संवाद स्थापित कर सकते हैं और अपने भावनाओं को प्रकट भी कर सकते हैं, ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है सुनने की कौशल विकसित करना। हाँ, हम सुनने का कौशल भी विकसित कर सकते हैं। कैसे? अगर सामने वाला बाई चांस कोई चोर बना, कोई सिपाही बना, तो कोई क्या बोल रहा है तभी को हम उसको सुनेंगे, तभी तो उसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं, ठीक। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स सुनने का कौशल विकसित करते हैं, ये भी सही है, ठीक। बट मुझे बताना है, नेगेटिव बताना है, ठीक। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता। ये कह रहा है वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता। देखो यहाँ नेगेटिव है, नहीं, तो तुमको भी बताना है नेगेटिव वाला, तो देखो नहीं करता, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता, जबकि मुझे ये भूमिका निभाने वाला प्रदान करता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 पे देख लेते हैं, रचनात्मक समस्या समाधान विकसित करते हैं। हाँ, इससे जो रचनात्मक समस्या समाधान होती है वो भी विकसित करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव वाला सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता कि समस्या समाधान प्रक्रिया। देखो, समस्या समाधान क्या होती है? जैसे कोई समस्या है, ठीक, उसको समाधान करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे समस्या समाधान प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसके स्टेप थोड़े से देख लेते हैं। स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम समस्या का पहचान करेंगे। कोई भी समस्या है, जैसे तुम इलेक्ट्रीशियन हो या कोई किसी भी ट्रेड के हो, ठीक, तो जैसे इलेक्ट्रीशियन हो तो कहीं कुछ फॉल्ट हो गया, ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम समस्या का पता तो लगाएंगे कहाँ से केबल फॉल्ट हुई। सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे। सेकंड है फिर डेटा एकत्र करेंगे, यानी विश्लेषण करेंगे, ठीक, डेटा एकत्र करके विश्लेषण करेंगे कि कैसे हुआ, ठीक। फिर उसके लिए हम तैयारी करेंगे, ठीक, तैयारी करेंगे, संसाधनों को जुटाएंगे, हमारे पास संसाधनों का परीक्षण करेंगे, उसके बाद हम जाकर निष्कर्ष पर निकलेंगे कि हाँ, इस तार को ऐसे से जोड़ दिया जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है समस्या समाधान विधि। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या हो? मान लीजिए कोई तुमको फॉल्ट मिल गया कि हाँ, यहाँ से ये चीज़ फॉल्ट हो गई, ये ऐसे जा रहा था, ये यहाँ से ब्रेक डाउन है, ठीक। तो ये तुमको समस्या का समाधान करने के बाद अब क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन के वैकल्पिक की तलाश करेंगे, यानी इसके वैकल्पिक मार्गों की तलाश करेंगे कि कोई दूसरा केबल लगाकर वहाँ नई लाइन खींच के काम कर ले, नहीं, ये भी नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन कहता है मूल कारण विशेषण, यानी मूल का पता लगाएंगे, नहीं। थर्ड ऑप्शन कहता है समस्या को पहचानो, नहीं, समस्या को पहचानेंगे, समस्या की तो पहचान हो चुकी है, ये देखो समस्या का चयन हो चुका है कि कहाँ समस्या फॉल्ट है। फिर अगला है समाधान लागू करेंगे। हाँ भाई, हम जब समस्या का पहचान हो चुकी हो तो हम क्या करेंगे? समाधान लागू करेंगे, ठीक।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है, यानी कौन से कारक हैं जिसके कारण लोग उससे प्रेरित होते हैं, यानी मोटिवेशन प्राप्त करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ध्यान में कमी। अगर कोई व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे पाता है तो क्या वो प्रेरित हो सकता है? नहीं। अगर कोई तुमसे कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को सबसे पहले सुनना पड़ेगा ना, तभी तो तुम उससे मोटिवेशन होगे, प्रेरित होगे। तो कहता है ध्यान में कमी, नहीं, ध्यान में कमी के कारण हम प्रेरित नहीं हो सकते। सेकंड ऑप्शन कहता है आत्मविश्वास की कमी, नहीं, आत्मविश्वास की कमी के कारण हम प्रेरित नहीं हो सकते। ठीक। थर्ड ऑप्शन कहता है दिशा की कमी, नहीं, हाँ, दिशा की कमी के कारण भी हम प्रेरित नहीं हो सकते। फोर्थ ऑप्शन कहता है घबराहट की कमी, हाँ, जब हम घबराएंगे नहीं। ठीक, घबराहट की कमी, जब हम घबराएंगे यानी जब हम बिना घबराहट के होंगे या फिर जब हम घबराएंगे नहीं तब जाकर हम मोटिवेट हो सकते हैं, यानी प्रेरित हो सकते हैं। डरेंगे नहीं, घबराएंगे तभी तो हम किसी से प्रेरणा ले सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है, यानी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो फार्मूला आता है 3P, इसमें कौन सा 3P बताइए जरा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेस, प्रेजेंट, प्रैक्टिस। सेकंड ऑप्शन है प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। थर्ड ऑप्शन है पब्लिश, प्लीजेंट, परफेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है परफेक्शन, परमेशन, परफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस और पेन स्टैकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3P का। 3P का फुल फॉर्म देख लीजिए, जो एक P होता है उसका मतलब होता है प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है, क्या होता है, तैयारी, तैयारी करना। सेकंड जो P होता है उसका मतलब होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। थर्ड जो P होता है उसका मतलब होता है परफॉर्म, यानी प्रदर्शन करना, यानी प्रदर्शन करना। तो जो पब्लिक स्पीकिंग है, यानी कहीं तुमको पब्लिक में बोलना है, बीच पब्लिक बाजार में बोलना है या फिर बहुत ज़्यादा महफिल लगी है, तो बोलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तुमको क्या बोलना है उसके लिए तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, कि मुझे हाँ किस टॉपिक पर क्या चीज़ बोलना है, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सेकंड है प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हाँ हम ये बोलेंगे तो पहले 2-4 बार अपने मन से कहीं अकेले या घर में बोलकर देख लेंगे कि हाँ हम कैसे बोल पाएंगे। ठीक। थर्ड है P का मतलब होता है परफॉर्मेंस, उसके बाद हम प्रदर्शन करेंगे। ठीक। तो 3P में पहला हो जाएगा प्रिपेयर, दूसरा हो जाएगा प्रैक्टिस, थर्ड हो जाएगा परफॉर्मेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है साक्षात्कार शिष्टाचार, यानी इंटरव्यू के दौरान शिष्टाचार के लिए क्या करें, कौन सा है, यानी इंटरव्यू के दौरान आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, सबसे अच्छा क्या रहेगा, क्या करेंगे आप इंटरव्यू के दौरान। मान लीजिए कहीं गए, कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करने के लिए गए, ठीक, तो वहाँ इंटरव्यूअर होगा, आपको इंटरव्यू लेगा। ठीक, तो इंटरव्यू में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन के घबराहट, क्या आप घबराएंगे वहाँ इंटरव्यू के दौरान, नहीं भाई हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे। ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है अनौपचारिक पोशाक, यानी हम जो भी मन हो वो पहन कर चले जाएंगे कपड़े, नहीं, हम जो भी मन होगा वो कपड़े नहीं पहन के जा सकते, हमारे लिए उसका एक ड्रेस कोड होगा। ठीक, इंटरव्यू के लिए, ठीक, वही हम कपड़े पहन के जाएंगे, ऐसा नहीं लोअर टी-शर्ट पहन के चले गए इंटरव्यू देने। ठीक। थर्ड ऑप्शन कहता है काल्म दृष्टिकोण, यानी कि शांति वाला दृष्टिकोण रखेंगे। कौन सा, शांति मुद्रा वाला दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया। हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लैम दृष्टिकोण। हमारा स्वभाव कैसा होगा, शांत स्वभाव होगा। ठीक, जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा हम उसके प्रश्नों के जवाब दे देंगे। ठीक। फोर्थ ऑप्शन कहता है अत्यधिक हाव भाव, नहीं, बहुत ज़्यादा हम इधर उधर हाथों को नहीं हिलाएंगे या फिर इधर उधर नहीं करेंगे, गेस्चर नहीं प्रकट करेंगे। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्म अप्रोच। हमारा स्वभाव यानी नजरिया कैसा होगा, बिल्कुल साफ सुथरा यानी शांतपूर्वक रहेंगे। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान कौन सा नहीं करेंगे। इंटरव्यू देने आप गए, आप क्या नहीं करेंगे। अभी पूछ रहा था पहले करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में से जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था, सेकंड इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है 25 में कि आप क्या नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है बी कॉन्फिडेंट, यानी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे
पूरे विश्वास के साथ रहेंगे, हाँ पूरा विश्वास के साथ रहेंगे, फर्स्ट करेंगे। यहाँ निगेटिव पूछ रहा है तो भाई हमको निगेटिव ही आंसर बताना है, ठीक। सेकंड है ड्रेस अप्रोप्रिएट, यानी हाँ अच्छी ड्रेस, यानी फॉर्मल जो ड्रेस लागू होगी अच्छे से ड्रेस पहन के जाएंगे, साधारण से, ठीक। सेकंड ऑप्शन ड्रेस हो गया। थर्ड ऑप्शन का प्रॉपर आई कांटेक्ट, हाँ यानी ये जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होगा उससे हम नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करेंगे, ठीक। थर्ड ऑप्शन कहता है, फोर्थ ऑप्शन कहता है लाई अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट जॉब, यानी जॉब के लिए हम बहुत सारा झूठ बोलेंगे। नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना है जॉब के लिए, अपनी योग्यता के बारे में झूठ नहीं बोलना है। यही तो पूछ रहा था साक्षात्कार के दौरान आप क्या नहीं करेंगे, तो हाँ मुझे झूठ नहीं बोला, तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम इंटरव्यू के दौरान झूठ नहीं बोलेंगे और क्या करेंगे, हाँ हम विश्वास के साथ रहेंगे पूरे और अपना फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे और जो इंटरव्यू होगा उससे आंखों में आंखें मिलाकर बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 26 कहता है बोलने में कौन बाधा है, यानी जब हम बोलते हैं तो क्या बाधा, कौन कौन बाधा पड़ती है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है खराब सुनना, यानी जब हम कोई चीज़ खराब सुनते हैं तब हम क्या बोल सकते, खराब बोलेंगे नहीं, खराब सुनने से बाधा बोलने में कोई लेना देना नहीं। सेकंड ऑप्शन कहते हैं समय की कमी, यानी लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी है इसलिए हम सही से नहीं बोलेंगे, ये बाधा है, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है कि घबराहट, हाँ हम घबराएंगे तब हम सही से बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते कब, जब हम घबराएंगे, ठीक। जब हम बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे, परेशान होंगे, घबराएंगे तो हम कहीं भी इंटरव्यू देने हो या कहीं हो सही से हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक। हमारे मुंह से शब्द ही नहीं निकलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घबराहट। और ऑप्शन डी क्या, पढ़ने के लिए अनिच्छुक, नहीं पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा एक साक्षात्कार में शिष्टाचार है, यानी जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो कौन सा शिष्टाचार का पार्ट है, यानी भाग है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि बहुत लापरवाही से पोशाक पहनना, नहीं हम इंटरव्यू के दौरान बहुत लापरवाही के साथ पोशाक नहीं पहनेंगे, हम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और अच्छी ठीक ठाक पोशाक पहन कर जाएंगे, यानी पोशाक का मतलब कपड़े, ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है नौकरी पाने की योग्यता के बारे में झूठ बोलना, यानी हम नौकरी इसलिए वहाँ इंटरव्यू के दौरान बहुत सारा झूठ बोलेंगे ताकि हमें नौकरी मिल जाए, ठीक। ये ऑप्शन सेकंड कहता है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन कहता है कि आप अपने पर भरोसा रखें, हाँ हम अपने आप पर भरोसा रखेंगे, ठीक। और कहता है फोर्थ ऑप्शन बहुत अधिक हाव भाव, बहुत अधिक हाव भाव नहीं दिखाएंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिष्टाचार में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए। कहता है कौन सा शिष्टाचार में शिष्टाचार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पर भरोसा रखेंगे, ठीक। अपने पर हम भरोसा रखेंगे, ना तो हम बहुत अधिक ढीली पोशाक पहन कर जाएंगे, ना तो झूठ बोलेंगे और ना ही बहुत हाव भाव दिखाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कौन सा संचार अच्छा है, यानी कौन सा संचार सबसे अच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है संदेह स्पष्ट और सीधा, यानी जब कोई किसी व्यक्ति से कुछ पूछना हो, बातचीत करना हो, कम्युनिकेशन करना हो, तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए ये पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है संदेह स्पष्ट हो, यानी साफ हो और सीधा हो, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करना ये होना चाहिए बातचीत, ठीक। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, संदेश अस्पष्ट, नहीं संदेश अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, अगर संदेश अस्पष्ट हो गया तो कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है प्रेषक द्वारा रिसीवर पर हमला, नहीं जो बोलता है और जो रिसीव करता है उस पर हमला नहीं होगा, ऐसा नहीं कि जो कोई बोल रहा हो और नीचे जो सुन रहा हो उसके ऊपर वो हमला कर दे, बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप से बात करे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक। फोर्थ ऑप्शन कहता है प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता, नहीं प्राप्तकर्ता यानी जो सुनने वाला है वो जो सुनाने वाला है उसकी नहीं सुनता, ये भी गलत हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन सबसे अच्छा कब होगा, जब संदेह कैसा हो, स्पष्ट हो और सीधा हो। जब बातचीत किसी व्यक्ति के साथ सीधी और साफ सुथरी बातचीत होती है तभी तो अच्छी फ्रेंडशिप बन सकती है, अच्छे दिन तक दोस्ती बन सकती है। जब उसमें झूठ बोलने लगते या फिर ज़्यादा अस्पष्ट बातें होती तो वो रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है ईमेल शिष्टाचार कौन सा है, यानी ईमेल पर जब हम किसी से चीज़ बातचीत करते हैं तो कौन सा शिष्टाचार होना चाहिए, शिष्टाचार कैसे होना चाहिए, ठीक। फर्स्ट है कहता है ईमेल को छोटा रखिए, हाँ जब हम किसी को ईमेल सेंड करें तो कैसे बहुत ज़्यादा लंबा ईमेल नहीं होना चाहिए, ईमेल बिल्कुल छोटा होना चाहिए जिसमें पूरी बातें समाहित हो सकें, जिसको बोला जाता है गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, ये मुहावरा भैया है, गागर में सागर भरना एक ये मुहावरा है, ठीक।
यानी छोटे से में बहुत कुछ समाहित कर देना, मतलब हमारा कैसा होना चाहिए ईमेल, ईमेल बहुत शार्ट होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन से चलते हैं, वायरस संक्रमित ईमेल भेजे, नहीं, वायरस संक्रमित ईमेल नहीं भेजना है, ठीक। थर्ड ऑप्शन, झूठ संदेशों को फॉरवर्ड कर, नहीं, झूठे संदेशों को भी फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक। फोर्थ ऑप्शन, ईमेल में सभी बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों का प्रयोग करें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बताना है कि ईमेल कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा छोटा ईमेल होना चाहिए, ठीक, बातें स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है, यानी गुड कम्युनिकेशन कौन सा माना जाता है, अच्छा संचार किसे मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, संदेश अस्पष्ट, यानी जब संदेश अस्पष्ट हो तब उसको अच्छा संचार मानेंगे, नहीं, तब उसको हम अच्छा संचार नहीं मानेंगे, तब उसको हम बैड कम्युनिकेशन मानेंगे, ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है, यानी जो भेजने वाला व्यक्ति है और जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो कैसे सकारात्मक, ठीक। हाँ, कम्युनिकेशन तब अच्छा माना जाएगा जब वो सकारात्मक है, ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है, प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता, नहीं, बिल्कुल ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन कहता है, प्रेषक द्वारा रिसीवर पर हमला भी नहीं करना, ठीक। तो ये गुड कम्युनिकेशन कौन सा है, जब सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड रिसीवर, यानी प्रेषक जो व्यक्ति है वो रिसीवर के प्रति क्या है, सकारात्मक है, सकारात्मक बात करेंगे एक दूसरे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो कम्युनिकेशन अच्छा हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। कहता है कि किसे खराब संचार माना जाता है, यानी पुअर कम्युनिकेशन, यानी बैड कम्युनिकेशन किसे मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन का, संदेश अस्पष्ट है, यानी हाँ, जब हमारा जो संदेश वो कैसा अस्पष्ट होगा उसे हम मानेंगे पुअर कम्युनिकेशन, अगर संदेश साफ सुथरा अच्छा है तो उसको मानेंगे गुड कम्युनिकेशन, ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है, संदेश स्पष्ट और सीधा, इसको तो माना जाता है कि गुड कम्युनिकेशन, संदेश जब अच्छा हो तो उसको बोला जाता है गुड कम्युनिकेशन। रिसीवर सुनने के लिए खुला, ये भी गलत है। सेकंड फोर्थ ऑप्शन, रिसीवर प्राप्त करने के सकारात्मक, ये भी गलत, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है, बताइए भैया, मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है। ये जल्दी है, हाँ, ये जल्दी होता है, यानी अब कोई व्यक्तियों के बीच हम खड़े होकर आमने सामने बात करते हैं तो उसको मौखिक संचार बोला जाता है ना, तो ये कैसे, हाँ, ये जल्दी है, हाँ, ये जल्दी हो जाता है, ठीक। ये पूछ रहा लाभ नहीं है, ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है यह रिकॉर्ड के लिए है, ये रिकॉर्ड के लिए नहीं है। फिर ये प्रत्यक्ष है, हाँ, ये प्रत्यक्ष है। और ये प्रतिक्रिया तत्काल होता है, हाँ, जब हम बात करते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति से कुछ पूछे तुरंत वो हमको जवाब भी दे देता था, तो इसका पूछ रहा है नहीं, तो निगेटिव बताना, तो यहाँ भी निगेटिव बताना है, ये इसका निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, कौन सा ट्रिपल ए सुनने का हिस्सा नहीं है, कौन सा सुनने का हिस्सा नहीं है। देखो अभी मैंने बताया था बोलने का, ठीक, अब आ गया सुनने का, ट्रिपल ए 3A। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 3A में क्या होता है, अटेंशन होता है, फर्स्ट ए जो होता है उसका मतलब होता है अटेंशन, अटेंशन, इसका मतलब होता है ध्यान। सेकंड जो ए होता है उसका मतलब होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड, इसका मतलब हो जानते हो, इसका मतलब होता है नजरिया, यानी दृष्टिकोण। जो थर्ड ए होता है उसका मतलब होता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, इसका मतलब होता है समायोजन, समायोजन, समायोजन। तो ये पूछ रहा है लिसनिंग, सुनने के लिए क्या चीज़ें हिस्सा नहीं है। तो देखो यहाँ 3 दिए हुए, एक फर्स्ट दिया अटेंशन, सेकंड दिया है एटीट्यूड, फोर्थ दिया एडजस्टमेंट। तो इसमें जो 3 तो दिए हैं, एक चौथा होगा जो इसमें नहीं दिया होगा, वही पूछ रहा नहीं है। फर्स्ट दिया ऑप्शन एंजाइटी, तो ये इसका आंसर नहीं है, ठीक। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड तो दिया एटीट्यूड भी दिया है, अटेंशन भी दिया, एडजस्टमेंट भी दिया है, ये तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देख ध्यान कर लेना, लिख लेना कहीं, सुनने के लिए 3A होता है और बोलने के लिए भी क्या था, बोलने के लिए भी 3A था, 3A था, 3P था, बोलने के लिए 3P था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, कौन सा एक आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल नहीं है, ए
एन द ये आर्टिकल होते हैं, ए एन द ये आर्टिकल होते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? देख लो, ए है, ए तो है ही, एन है, द भी है, तो ये ऑप्शन है इन, ये आर्टिकल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये लिखा, ये क्वेश्चन लिया गया इंग्लिश लिटरेसी से लिया गया है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कहता है कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं है? यानी कौन सी एक विशेषता सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट। हाँ भाई, यानी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता आवश्यक है। जब तक आप प्रतिबद्ध नहीं होंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए, जिसको बोला दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, तब तक आप सफलता नहीं मिल सकती। तो ये सब आवश्यक है। ठीक, यह पूछ रहा है नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव में आंसर देना है। ठीक, सेकंड है अखंडता। हाँ, अखंडता भी क्या है? आवश्यक है। अखंडता का मतलब होता है कि दिमाग का कई जगह, ऐसा तो नहीं कोई चीज़ कर रहे हैं तो कई चीज़ें करेंगे तो थोड़ा आपका दिमाग लग पाएगा एक जगह। देखो, इसके लिए चाहिए दिमाग एक जगह इकट्ठा होना। ठीक, तो ये अखंडता, इंटीग्रिटी ये आवश्यक है। पूछ रहा है नहीं, तो नेगेटिव वाला आंसर देना। थर्ड ऑप्शन कहता है आत्मविश्वास। हाँ, सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास भी आवश्यक है। जब तक कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा, तब तक आपको सफलता प्राप्त करने में टाइम लगेगा। फोर्थ ऑप्शन कहता है अनैतिक कार्य। ये पूछ रहा नहीं है। ठीक, तो ये अनैतिक कार्य इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है। ठीक, बताता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक कार्य करना आवश्यक नहीं है, जबकि ये जो तीन ऑप्शन दिए ये करना आवश्यक है। आपके अंदर विश्वास होगा, आपके अंदर अखंडता होगी, मतलब इधर उधर बटे नहीं होंगे कि आधा दिमाग पढ़ने में लगाएं, आधा दिमाग कहीं अलग लगा दें, रील्स देखने में लगा दें, तब आपको सफलता मिलने में टाइम लगेगा। ठीक, और प्रतिबद्धता यानी हाँ कमिटमेंट भी होना चाहिए। ठीक, नेगेटिव पूछ रहा था तो नेगेटिव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। ठीक, ये सकारात्मक दृष्टिकोण ये होगा, कोई कह रहा है कि ये चीज़ बहुत नहीं हो पाएगा तो तुम उसके प्रति जो दृष्टिकोण रखते हो कि हाँ हो जाएगा, हम कर लेंगे, ये सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि जोश, सकारात्मक दृष्टिकोण, जोश। हाँ, जैसे आईटीआई कर रहे हो ना, कहते हो ना आईटीआई में अच्छे से पास कर लेंगे, तो ये जोश होना चाहिए। जोश होगा तभी तो आपके अंदर ऊर्जा आएगी, तभी तो आप आईटीआई कॉलेज जा सकते हैं या पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। तो सकारात्मक दृष्टिकोण में जोश इंक्लूड हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट, ये सही हो जाएगा। ये पूछ रहा नहीं है तो नेगेटिव बताना है। ठीक, सेकंड है रचनात्मकता। हाँ, मेरे अंदर रचनात्मकता होनी चाहिए। रचनात्मकता का मतलब होता है नई नई चीज़ें करना। ठीक, प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन कहता है उदासी। उदासी भैया ये नेगेटिव चीज़ है। ठीक, तो पूछ रहा है कि दृष्टिकोण नहीं है तो नेगेटिव क्या है? ये भी नेगेटिव, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहते हैं? समस्या समाधान रवैया। समस्या समाधान रवैया सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है। जो तीन है इसमें, यानी कौन सा? ए और बी और ऑप्शन डी, ये आवश्यक हैं। पूछ रहा है का आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आवश्यक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? यानी जो आजकल के जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है, ठीक, उसमें से सबसे नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है फैक्स, सेकंड ऑप्शन कहता है डॉक मेल, थर्ड ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी जिसको ईमेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसको ईमेल बोला जाता है। ठीक, जिसको ईमेल बोला जाता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है टीवी के माध्यम से संदेश। तो इसका जो आधुनिक संचार सबसे प्रभावी है वो ईमेल के द्वारा, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा चीज़ों को बहुत जल्दी से संचार कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। किसी के पास ईमेल भेज दिया कहीं कंपनी या कहीं रोजगार के लिए, तो वहाँ से तुरंत जवाब आ जाएगा कि हाँ आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, या आपको कब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ठीक, जो डाक मेल पहले चलता था, बहुत ज़्यादा डाकिया डाक लेकर आता था, अब वो प्रभावी ज़्यादा नहीं रहा। तो पूछ रहा था सर्वाधिक नवीनतम प्रभावी साधन कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल सबसे ज़्यादा प्रभावी साधन है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन। आज इतने ही क्वेश्चन थे, 37 क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक, 30। अब बताइए 37 क्वेश्चन में से किसके कितने क्वेश्चन सही हुए? कितने क्वेश्चन सही हुए बताना जरूर, नंबर सब लोग बताइएगा भाई। कितने क्वेश्चन गलत हुए ये भी जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में सब कुछ बताना। कितने क्वेश्चन गलत हुए
और हाँ, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, होमवर्क के लिए दे रहे हैं, क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं कि जो सुनने के लिए 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 जो 3A है, ये 3A में कौन कौन से ए हैं, इनका फुल फॉर्म लिखना है। जो 3 हैं इनका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में देना है। और सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।